फील्ड क्या है। जो लोग क्लास में एब्सेंट हो गए, थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगा, वो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, या वो हम रिकॉर्डेड क्लास भेज देंगे उसका। आगे थोड़ा देखो आप, लॉ ऑफ वेरिएशन। अब देखो आप, लॉ ऑफ वेरिएशन। सपोज दैट देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, ए, बी एंड सी। इफ A, B and C are 3 physical quantities such that थोड़ा हम कल वाला पोर्शन को भी एक बार इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो देखो जरा, पहला, A is directly proportional to B when C is constant. When C is constant, है ना। A, B and C are 3 physical quantities such that A is directly proportional to B. A is directly proportional to B when C is constant. तो कल हम लोग डिस्कस किए थे, इससे क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। इसका यूज फर्दर आपको बहुत आवेगा, हर क्लास में आवेगा, है ना। तो हम इतना निकाल सकते हैं कि A by B कांस्टेंट होगा, है ना। Y and X are said to be directly proportional to each other if Y increases with increase in X and Y decreases with decrease in X, such that their ratio Y by X is always a constant। कल डिस्कस किए थे आपको ना। तो यहाँ पर क्या होगा, A by B is a constant। इसे आप K भी कहते हो, जो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि A का कोई वैल्यू A1 है, एट दैट टाइम B का वैल्यू B1 है। बताया था हमने 1, 5, 2, 10 वैल्यूज था ना, कल एग्जांपल दिए थे आपको। फिर मान लो A का वैल्यू चेंज होके A2 हो गया और B का B2 हो गया, तो ये रिलेशन के बीच होगा A1 by B1 इक्वल टू A2 by B2। या ऐसे कह सकते हो आप, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2। याद रहेगा ये। तो अब से if two quantities A and B are directly proportional to each other, तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस देखोगे हम देंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, इवन इस चैप्टर में भी लॉज ऑफ मोशन में भी कुछ क्वेश्चन देंगे आपको बाद में, डिफरेंट क्वेश्चन। तो इससे आसानी से बन जाएगा। यदि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, ये हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं ग्राफ के बारे में। मैंने बताया था कि when two quantities are directly proportional to each other and a graph is plotted between them, the graph comes to be a straight line passing through origin। याद है ना। तो एक ग्राफ हम यदि प्लॉट करते हैं, देखो आप यहाँ पर जैसे स्केच दिखा देते हैं, है ना। देखो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये इंडिपेंडेंट। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x क्या था, इंडिपेंडेंट, y क्या था, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ प्लॉट करते हैं, b यहाँ दे दिया, a यहाँ दे दिया, है ना। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये शेप याद रहेगा ग्राफ का आपको, सिंपल। एक बात और याद रखना, इफ A is directly proportional to B, that means B is also directly proportional to A। यदि Y इंक्रीज करता है X के इंक्रीज करने से, तो X भी इंक्रीज करेगा Y की इंक्रीज करने से, सीधी सी बात है। तो याद रखो आप, A directly proportional to B implies B is also directly proportional to A। And again, if a graph is plotted, तो अब क्या करोगे आप, B यहाँ आवेगा, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी A हो गया, डिपेंडेंट हो गया B, तो B यहाँ लिखेंगे Y एक्सिस पे और लिखेंगे X एक्सिस पे। ये X एक्सिस हो गया, Y एक्सिस हो गया, है ना। ये लिख नहीं रहा है, अंडरस्टूड है, क्योंकि स्केच है। ये यहाँ हो गया, और ये चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। इसका स्लोप डिफरेंट होगा। स्लोप क्या है, ये बात आपको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको ड्रिल में भी पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो है सिलेबस में, उससे कट कर दिया गया है, तो हम बाद में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा तो बीच में करेंगे, या ऑफलाइन क्लास हो सकता है, नवंबर के बाद ऑफलाइन क्लास हो, या नवंबर लास्ट में, तो हम लोग करेंगे उसे। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस ग्राफ का नेचर वही रहेगा। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगेन द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक बार आप रिवाइज कर लिया ना कि व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर,
इनके बीच रिलेशन क्या होगा, पहले एक बात समझ लो। हमने तो कहा कि ए बी एंड सी आर थ्री फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल का मतलब क्या है, याद रखो आप, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ये हाई फाई लंबा चौड़ा डिफिनेशन है, जरूरत इसकी नहीं है। आप कह सकते हो कि मास, टाइम, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, ये सब कुछ क्वांटिटीज है जो हम यूज करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन सिंपल सा डिफिनेशन इसका है ना, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, हम जिसका मेजरमेंट कर सकते हो, आर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मास का मेजरमेंट कर सकते हैं, मास ये फिजिकल क्वांटिटी। हम वेलोसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी ये फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैन बी मेजर्ड, एक्सेलरेशन ये फिजिकल क्वांटिटी। हम ये कहें कि स्मार्टनेस, ब्यूटी, इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं किसी स्केल पर, तो ब्यूटी और स्मार्टनेस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ये बात खत्म हो गई। तो देखो यहाँ A, B and C are three physical quantity such that A is directly proportional to B when C is constant, है ना। तो you know that whenever two quantities are directly proportional to each other, the ratio is constant. तो y by x वहां बोले थे ना, तो A by B constant, है ना। अब मान लिया जाए कि एक वेरिएबल है, B वेरिएबल है, C कांस्टेंट है, तो A का वैल्यू चेंज होके A1 हो गया, B का B1 हो गया। कल डिटेल में एग्जांपल मैंने दिया था आपको, है ना। वो अपने बर्थडे पे चॉकलेट दी पहले 0 0 1 5 2 10 3 15। तो 1 क्या है, 1 x का एक वैल्यू है, x1 है। अब 5 y का वैल्यू एक है, y1 है। फिर वो 2 देती है, तो 2 क्या है, x2, और 10 क्या है, y2। ऐसे वैल्यू चेंज होता है। तो ये वेरिएबल A कोई वैल्यू A1 ले रहा है, एट द सेम टाइम B1 अपना वैल्यू B1 ले रहा है, फिर A का वैल्यू चेंज होकर A2 हो गया, B का B2 हो गया। तो ऐसे में द रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। तो A by B इज अ कांस्टेंट, तो A1 by B1 इज आल्सो कांस्टेंट, A2 by B2 इज आल्सो कांस्टेंट। ये सभी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सब क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब K के बराबर होगा। कल हमने K वैल्यू दिया था ना उसे। तो खैर अब यहाँ चेंज हो जरा, तो A1 by A2 क्या होगा, B1 by B2। ये रिलेशन याद रखना। अब से हम लोग पूरा डिटेल नहीं कहेंगे, सीधे दी A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B है, that this implies that A1 by A2 equal to B1 by B2। सिंपल। हाँ, ग्राफ की बात है तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ हमने क्या यूज किया, ए लिया, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। किसके लिए है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है ना। और याद रखो, इफ A is directly proportional to B, then if A is directly proportional to B, then B is also directly proportional to A। B is also directly proportional to A। और यहाँ ग्राफ हम प्लॉट करें, proportional to each other, the graph is a straight line passing through origin। ग्राफ का शेप यही रहेगा, सिंपल। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल चेंज हो जाए, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं या स्लोप कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि समय का भी एक है और इसे थोड़ा स्पीड खत्म करना है। तो आप जान लो कि ये खाली ये स्लांट जो है ना, ये लेस स्टिफ हो सकता है, मोर स्टिफ हो सकता है, लेस स्टिफ हो सकता है ना। ये ऐसे हो सकता था बस, लेकिन शेप यही रहेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सिंपल। कॉपी। A is inversely proportional to C। A inversely proportional to C। एक सेकंड जरा को, हम इसे क्या बोलेंगे, A is inversely proportional to C when B is constant। when B is constant। अच्छा, पिछले क्लास में हम डिस्कस किया था कि if two quantities are inversely proportional to each other, their product is a constant, है ना। तो क्या होगा, A into C is a constant। A into C क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिंपल। A into C is a constant, है ना। तो देयरफॉर मान लो आप A और C दोनों वेरिएबल्स हैं, B कांस्टेंट है, तो A का एक वैल्यू A1 है एंड B का उसमें वैल्यू क्या है, B1 है। तो क्या होगा, सॉरी देखो, B कांस्टेंट है, A एंड C आर वेरिएबल, तो A का वैल्यू एक A1 है, एट दैट टाइम C का वैल्यू C1, फिर A का वैल्यू A2 हो गया, तो C का वैल्यू C2 हो गया। कल डिस्कस किए थे डिटेल में आपको। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, A1 by A2 होगा क्या, C2 by C1। समझ आ गया ना, याद रखना इसे। वहां पर क्या था, A1 by A2 B1 by B2 था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, इनवर्सली में क्या है, A1 by A2 इक्वल टू C2 by C1। क्लियर होगी बात। अब ग्राफ की बात करें हमने, तो मैंने बताया था आपको कि इफ टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, द ग्राफ क्या था, कर्व था, पैराबोलिक ग्राफ था। तो यहां तक हुआ, हाइपरबोलिक ग्राफ था, सॉरी हाइपरबोलिक ग्राफ था।
यहाँ पे ये यहाँ ए डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया और सी ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, ग्राफ ऐसा होगा, देखा आपने, ऐसा ग्राफ होगा। कल हम ड्रॉ किए थे ना, क्यों होगा याद रहेगा। दूसरी बात याद रखो, इफ ए इज इन, ये ग्राफ किसका है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी का ग्राफ है ना। तो इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, देन सी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, याद रहेगा ना, सी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और हम ग्राफ प्लॉट करें यदि, यहाँ पर सी यहाँ है और ए यहाँ है ना, तो ग्राफ का शेप कैसा होगा, बस लॉ ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे थे। और ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो कल पढ़ाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, थोड़ा काफी शॉर्ट में किया मैंने, कल डिटेल पढ़ाया था। तो अभी देखो, अब जरा लॉ ऑफ वेरिएशन की हम बात कर रहे थे। देखो यहाँ पहला है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी व्हेन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और सेकंड है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी व्हेन बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अब से इसको आप पढ़ो, यहाँ ए बी एंड सी और थ्री, फिर से फ्रेश लिखोगे यहाँ से। अब लॉ ऑफ वेरिएशन ये है, उसके पहले जो पढ़ाए थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो एक बार आपको शॉर्टकट में रिवाइज करा दिया। तो इफ ए बी एंड सी आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज सच दैट A is directly proportional to B when C is equal to constant, and A is inversely proportional to C when B is equal to constant. तो ये दोनों को कंबाइन करके हम एक और दे सकते हैं रिजल्ट। देखो आप यहाँ कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, ए, यहां भी ए, यहां भी ए इज प्रोपोर्शनल टू बी इंटू 1 बाई सी, बी इंटू 1 बाई सी, याद रहेगा ना। तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी तो सेम रह गया, सेम है, और इधर से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है ना, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, बी इंटू 1 बाई सी, सिंपल। व्हेन बी एंड सी बोथ, बोलो, बोथ कांस्टेंट नहीं, बोथ वैरी, बोथ वैरी। तो ये रिजल्ट तब अप्लीकेबल है जब बी एंड सी वेरिएबल हो तभी अप्लीकेबल है, मतलब ऑलवेज अप्लीकेबल है, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक बात देखो आप जरा, हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू के इंटू बी बाई सी, बी बाई बी इंटू 1 बाई सी, या बी बाई सी भी चलेगा, बी बाई सी। यहां पर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना। तो देखो आप, देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल टू, है ना, b क्या हो गया, b1 बाई b2, क्योंकि b ऊपर में था ना, यहाँ ये c2 बाई c1 हो रहा था ना, नीचे में था, इनटू c2 बाई c1, याद रहेगा ये फार्मूला। 10 कॉपी कर लो इसे। ये चाहो तो प्रूफ कर दें कैसे हुआ, देख लो एक सेकंड, यहां मन करे तो देखो, a इक्वल टू है k इंटू बी बाई सी। मान लो a का एक वैल्यू a1 है, एट दैट टाइम b का वैल्यू b1 और c का वैल्यू c1 है, फिर a का वैल्यू a2 हो गया, अब b का वैल्यू b2 और c का वैल्यू c2 हो गया एट दैट टाइम, है ना। ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो a1 बाई a2 इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा, b1 बाई c1 बाई b2 बाई c2। ये क्या होगा, b1 बाई c1 इंटू c2 पर जाएगा और b2 नीचे आएगा, है ना। तो क्या मिलेगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इंटू c2 बाई c1। ये मिल गया ना, ये प्रूफ हो गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 होता ही है, लिख दिया हमने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल c यदि है तो a1 बाई a2 c2 बाई c1 होता है, तो c2 बाई c1 लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे,
क्लियर हो गया ना? तो ये समझने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है इस कॉपी करने का, हम मैथमेटिकली इसे प्रूव कर सकते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ पढ़ना है? हाँ सर। नहीं पढ़ाया गया है ना। तो वहां पढ़ाने के पहले आता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वहां यूज करेंगे। और हाँ। इसका यूज हर चैप्टर में जो हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं ना वहां करते हैं, ठीक है ना। हम अभी नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो वहां भी करेंगे, है ना। अक्सर इसका यूज होता है और आप बिना समझे हुए भी यूज करते हो इसका, है ना। 10th क्लास से बहुत सारा फार्मूला आप डिराइव करोगे जिसे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना।